हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं एवरेज, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है, दिसंबर के महीने में एक कारखाने में खिलौने का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। यदि पहले 20 दिनों के दौरान औसत उत्पादन 515 है और अंतिम 13 दिनों का औसत उत्पादन जो दे रखा है वो 510 है, तो 19 और 20वें दिसंबर को उत्पादन का औसत ज्ञात करिए। तो आप एक बात बताइए, दिसंबर महीने की बात की जाती है। दिसंबर महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और उनका औसत दैनिक उत्पादन जो दे रखा है, औसत दैनिक उत्पादन जो दिया है वो कितना दिया है? 512 दिया है। लेकिन इसी महीने के शुरू के 20 दिन का औसत दैनिक उत्पादन जो दे रखा है वो कितना दिया है? 515 दिया है। कितना है औसत दैनिक उत्पादन? कितना दे रखा है? 515 दिया है। लेकिन इसी महीने के अंतिम 13 दिनों की बात की जाए, कितने दिनों की? 13 दिनों की। तो 13 दिनों का औसत जो दे रखा है वो कितना दिया है? 510 दिया है। यदि मैं आपसे कहूं कि टोटल देखेगा, टोटल महीने की बात करें तो औसत कितना आता है? 512 आता है। लेकिन उस महीने के 20 दिनों का औसत निकाला जाए तो उनका औसत कितना आता है? 515 आता है। तो हम ये कह सकते हैं ये टोटल औसत से कितना ज्यादा है? तो 3 ज्यादा है। तो हर दिन पर 3 उत्पादन ज्यादा होगा, तो टोटल दिन कितने थे? 20। तो 20 दिनों पर कितना उत्पादन ज्यादा होगा? 60। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं, देखिएगा यहां पर देखिए बात के 13 दिन की बात करते हैं तो टोटल उत्पादन कितना था पूरे महीने का? 512। तो इनके पास कितना कम है? 2 कम है। और 13 दिन पर टोटल कमी कितनी होगी? तो आप कह सकते हैं 13 दूनी 26। अब एक बात बताइए, दिसंबर महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और 31 दिन में से शुरू के 13 दिन 20 दिन लिए गए और बाद के 13 दिन लिए गए, तो इस इनके अनुसार दिनों की संख्या कितनी है? 33। और आप जानते हैं महीने में कितने दिन होते हैं? 31। तो 2 दिन 2 बार काउंट किए गए होंगे, और वो कौन से दिन होंगे? तो 19वां दिन और 20वां दिन। तो इनका उत्पादन हम निकाल लेते हैं, और जब इनका उत्पादन हम निकाल लेंगे तो आप टोटल औसत भी निकाल सकते हैं दो दिन का। तो अब एक बात बताइए, तो 19वां दिन और 20वें दिन का हम उत्पादन कैसे निकालेंगे? तो आप बताओ यहां पर कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है, और इनके पास कितना कम है? 26। तो एक मैं आपसे कहूं 26 वाला 60 इसे दे देता है, तो फिर भी इनके पास कितना ज्यादा रहेगा औसत से? 34 ज्यादा रहेगा। तो ये 34 किस पर ज्यादा होना चाहिए? इन दोनों दिनों पर ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? इनके औसत उत्पादन से। तो एक बात बताइए, पूरे महीने का औसत उत्पादन कितना था? 512। इसका मतलब 512 पहले 19वें दिन होता, और 512 ही 20वें दिन होता। और उनसे कितना ज्यादा और होना चाहिए? इन पर 34 ज्यादा होना चाहिए। तो 34 ज्यादा होगा तो टोटल 2 दिन का उत्पादन हम निकाल लेंगे। वो कितना आएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1058 आ जाएगा। और ये कै दिन का उत्पादन है? 2 दिन का। तो 2 से भाग कर दें तो औसत निकल जाएगा 5, 2 और 9। इसका मतलब इन दोनों का औसत उत्पादन कितना है? तो आप कह सकते हैं 529 है, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कक्षा के सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुल छात्र 72 है, और सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुल छात्रों का अनुपात जो दे रखा है, तो ए और बी में छात्रों का अनुपात दिया है 7:5 दिया है। इसका मतलब इसमें 7 छात्र होंगे, तो इसमें कितने छात्र होंगे? 5 छात्र होंगे। लेकिन आगे कहता है सेक्शन बी में छात्रों का औसत वजन सेक्शन ए में छात्रों के औसत वजन से कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। तो बी में पढ़ने वाले सभी छात्रों का औसत वजन ए में पढ़ने वाले छात्रों के सभी के औसत वजन से कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। किसमें ज्यादा है? बी में। तो यदि हम कहें 20% को हम तोड़ें 1/5 होता है, इसमें पढ़ने वाले सभी छात्रों का औसत वजन 5 होगा, तो इसमें पढ़ने वाले सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा? 6 होगा। तब एक बात बताइए, दोनों के औसत वजन का अनुपात दिया है सेक्शन के, तो हम कहेंगे औसत वजन आपको दे रखा है, औसत वजन तो ए का कितना है? 5 है। तो बी का कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो दोनों सेक्शन में पढ़ रहे छात्रों का कुल वजन निकाल लेंगे। तो कुल वजन कैसे निकालेंगे?
तो आप बताइए ए में कितने पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से 7, और 7 का औसत कितना है 5, तो 5 सत्ते 35। इसका मतलब ए सेक्शन में पढ़ रहे सारे बच्चों का वजन कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से 35। इसी प्रकार से बी का निकाल लेंगे 30। तो दोनों सेक्शन में पढ़ रहे छात्रों का कुल वजन हमने निकाल लिया, एक में पढ़ने वाले का 35 है तो बी में पढ़ने वालों का 30 है। मगर आगे सवाल में क्या कहा गया है, यदि इस कक्षाओं में सभी छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। तो अब एक बात बताइए, तो आप कहते हैं औसत की गुणा किससे कर दी जाए, उनकी संख्या से गुणा कर दी जाए तो योग निकल जाता है। तो क्या निकल जाता है, योग निकल जाता है। तो यदि मैं आपसे कहूं औसत कितना दे रखा है 52, और कितने से दोनों सेक्शन में पढ़ने वाले छात्र, तो मैंने कितने माने थे 7 और 5 12 होता है, और 12 से गुणा कर दी जाए तो दोनों सेक्शन में पढ़ने वाले छात्रों का कुल योग निकल जाएगा। तो आप बताइए मेरे हिसाब से कितना है, 35 और 30 कितना होता है, 65 होता है। 65 बराबर कितने के, 52 गुणा 12 के, तो 13 से काट सकते हैं, 13 पंजे 65 होता है, 13 चौका 52 होता है। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 48/5 आ जाएगा। और 5 से जब हम 48 को भाग करेंगे तो हम कह सकते हैं 9 दशमलव कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक का मान 9.6 आ चुका है। मगर आपसे पूछा क्या है, सेक्शन बी में छात्रों का औसत वजन, तो बी में कितना था, मेरे हिसाब से 6 था। तो 6 की गुणा किससे कर दें, 9.6 से जब गुणा करेंगे तो आप बताइए 6 छंग 36 होता है, 9 छंग 54, और 54 और 3 कितना होता है, 57 होता है। तो रियल में सेक्शन बी में पढ़ने वाले छात्रों का औसत वजन कितना होगा, 57.6 हो जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक समूह में छात्रों का औसत वजन कितना है, 75.4 किलोग्राम है। इसका मतलब एक समूह है, समूह में छात्र कितने नहीं पता, मगर उनका सबका औसत वजन आपको पता है। औसत वजन दे रखा है, कितना दिया है, 75.4 किलोग्राम दिया है। आगे कहता है देखिएगा, बाद में 4 छात्र इस समूह में शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब इसमें 4 छात्र आ जाते हैं, 4 छात्र आ जाते हैं जिनका वजन दे रखा है आपको। पहले छात्र का है 72.9 किलोग्राम, दूसरे का है 73.8 किलोग्राम, और तीसरे का है 79.5 किलोग्राम, और चौथे का दे रखा है 87.4 किलोग्राम। एक बात बताइए, यदि इन हमको टोटल जोड़ते हैं तो टोटल जब जोड़ेंगे तो यहाँ 6 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 313 आएगा। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं इन चारों छात्रों को जोड़ता हूं तो 313.6 किलोग्राम आएगा। अब एक बात आपने पढ़ी है अब तक औसत में, यदि औसत के बराबर कोई आए या औसत के बराबर कोई जाए तो औसत पर फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये मान लेते हैं जब 4 बच्चे समूह में शामिल हुए थे और वह चारों के चारों यदि औसत के बराबर होते तो आज भी औसत कितना लिखा होता, 75.4 किलोग्राम लिखा होता। ये तभी संभव है जब जो बच्चे आ रहे थे तो आने वाले यदि 75.4 किलोग्राम के होते तो कितने छात्र, 4, और चारों के चारों औसत के बराबर होते तो औसत आज भी कितना लिखा होता, 75.4 किलोग्राम लिखा होता। हम इसकी गुणा करते हैं, देखिएगा 4 चौक 16, 5 चौक 20, और 20 और 1 21 होता है, 28 और 2 30 होता है। यदि ये चारों बच्चे कितने किलोग्राम के आते, 301.6 किलोग्राम के आते तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आए कितने के हैं, 313.6 के। तो आप बताइए कितना ज्यादा के आए हैं, तो आप दोनों घटाएंगे तो 12 किलोग्राम जो छात्र आए हैं वो पहले वाले छात्र औसत से कितना ज्यादा के हैं, 12 किलोग्राम के। तो इसका मतलब जब औसत से कोई ज्यादा आएगा तो वह आपस में बांटेंगे तो ज्यादा थोड़ा थोड़ा बटेगा सब पे। अब जैसे ही ये 12 किलोग्राम ज्यादा के आए और ये आपस में बटा तो आपस में कितना ज्यादा गया, हर बच्चे पर 0.24 किलोग्राम ज्यादा गया। इसका मतलब जितना पहला औसत था उस औसत से कितना बढ़ चुका है, 0.24 किलोग्राम। इसका मतलब ये औसत वृद्धि है, तो औसत वृद्धि सब पर हुई होगी। तो आप कहेंगे कितना बढ़ा, टोटल वजन कितना बढ़ा, 12 किलोग्राम, मगर हर छात्र पर कितना गया, 0.24 किलोग्राम। तो आप बताइए हर छात्र पर 0.24 किलोग्राम जाए तो कितने बच्चे यहां पर होने चाहिए, तो बच्चों की संख्या निकाल लेंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, 12 से भाग करिए, 12 दूनी 24 होता है, 12 पंजे 60 होता है। इसका मतलब यहाँ बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 50 50 बच्चे होंगे तभी 12 किलोग्राम को हर बच्चे पर कितना कितना दिया जा सकता है, 0.24 किलोग्राम दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं, प्रॉपर इतना नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ बच्चे कितने होने चाहिए, 50। तो 50 तो इस समय होने चाहिए क्योंकि इस समय कितने बच्चे समूह में आ चुके हैं, 4 आ चुके हैं, तो पहले कितने होने चाहिए,
46 होने चाहिए। तो आपसे क्या पूछा गया है? तो आपसे पूछा आरंभ में इस समूह में कितने बच्चे थे, तो कितने बच्चे थे? 46 बच्चे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक समूह में सभी बच्चों का औसत वजन कितना है? 45 किलोग्राम। तो इसका मतलब एक समूह था और समूह में जितने भी बच्चे थे उनका औसत वजन जो दे रखा है वो कितना दिया है? औसत वजन जो दिया है वो कितना दे रखा है? 45 किलोग्राम दे रखा है। आगे कहता है यदि औसत वजन 42 किलोग्राम के 10 बच्चे इस समूह से छोड़कर चले जाते हैं। कितने बच्चे जाते हैं? 10 बच्चे। मगर ये जाने वालों का औसत कितना है? तो औसत वजन जो दे रखा है वो कितना दिया है? 42 किलोग्राम। तो अब एक बात मुझे बताइएगा, इसका मतलब इस समय जाने वाला हर बच्चा कितने किलोग्राम का एवरेज रखता है? 42 किलोग्राम का। मगर जब ये बच्चे समूह में शामिल थे तो हर बच्चा कितने किलोग्राम का था? 45 किलोग्राम का था। क्योंकि इसका मतलब ये कम वजन के थे और जब समूह में बनने हुए बैठे थे तो ये कितने के बने बैठे थे? 45 किलोग्राम के। मगर जब ये जाते हैं तो हर बच्चा कितने किलोग्राम लेकर जाता है? 42 किलोग्राम। इसका मतलब हर बच्चे ने अपने आप में से कितना किलोग्राम निकाला है? 3 किलोग्राम। और कितने बच्चे थे? 10। तो हर बच्चे ने निकाला तो 10 बच्चे थे। इसका मतलब 30 किलोग्राम ये वजन जाते समय वापस समूह को देके गए हैं। क्योंकि इनका ये वजन नहीं था, ये तो औसत के बराबर बनने के लिए 30 किलोग्राम किसी से और से लिया रखा था। तो इसका मतलब 30 किलोग्राम वजन वापस देके गए हैं। किसको? समूह को देकर गए हैं। तो इसका मतलब 30 किलोग्राम वजन बढ़ गया होगा समूह का, जितने भी बच्चे थे उसमें। आगे क्या कहता है? और 2 बच्चे आ जाते हैं। तो 2 बच्चे जो आते हैं उनका आने का औसत कितना है? इसका 55 किलोग्राम और दूसरे का भी 55 किलोग्राम। तो आप कहेंगे ये जो बच्चे आ रहे हैं ये भी औसत से ज्यादा के हैं। तो औसत से कितना ज्यादा के हैं? इसके पास औसत से कितना ज्यादा है? 10 किलोग्राम। और इसके पास भी औसत से कितना ज्यादा है? 10 किलोग्राम। तो यहाँ भी 10 औसत से बढ़ेगा और यहाँ भी 10 बढ़ेगा। तो 10 और 10 20। तो आप बताइए, जाने वालों ने 30 किलोग्राम वापस दिया और आने वालों ने 10 किलोग्राम दोनों बढ़ाया। तो टोटल वजन कितना बढ़ना चाहिए? 50 किलोग्राम बढ़ना चाहिए। टोटल वजन कितना बढ़ना चाहिए समूह का? 50 किलोग्राम। और जब बढ़ेगा तो सब पर बढ़ेगा। और जब वह बढ़ा तो हर बच्चे पर कितना वजन ज्यादा गया? एक सही 1/4 किलोग्राम और बढ़ जाता है। जितना भी था उससे कितना बढ़ जाता है? एक सही 1/4 किलोग्राम हर बच्चे पर ज्यादा हो जाता है। तो अब बताइए, बटा तो केवल 50 ही किलोग्राम था और जब 50 किलोग्राम बटा तो हर बच्चे पर एक सही 1/4 किलोग्राम गया है। तो कितने बच्चे होने चाहिए? तो बच्चों की संख्या निकाल लेंगे आप। तो आप कहेंगे ऊपर कितना आएगा? 50 और 5 का ना 4 का ना 4 5 5/4 4 ऊपर चला जाएगा। अब जब इससे इसको भाग करेंगे तो आप कहेंगे 10 और 10 चौक 40। इसका मतलब इस समय वहां पर बच्चे कितने होने चाहिए? 40। यदि 40 बच्चे होंगे तभी हर बच्चे पर एक सही 1/4 किलोग्राम ज्यादा आएगा। किसके अनुसार? 50 किलोग्राम के अनुसार। तो इसका मतलब इस समय समूह में कितने बच्चे हैं? 40। तो पहले 40 नहीं थे, क्योंकि पहले 40 नहीं थे क्योंकि निकले कितने? 10 और आए कितने? 2। तो आप कह सकते हैं पहले कितने थे? 48 थे। कैसे? 10 निकालोगे तो 38 बचेंगे और 38 में 2 आ जाएंगे तभी तो 40 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो पहले समूह में कितने बच्चे थे? 48 बच्चे थे, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शनिवार और रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई बिक्री, औसत बिक्री कितनी है? 125 है। तो उसने कहा शनिवार और किसको? रविवार को छोड़कर, रविवार को दोनों दिनों को छोड़कर बाकी दिनों की औसत बिक्री कितनी है? तो आपके 125 है। लेकिन रविवार के दिन औसत बिक्री कितनी दे रखी है? औसत बिक्री जो दी है वो कितनी दी है? 150 दे रखी है। तो आप कहेंगे कितनी दे रखी है? 150। औसत बिक्री 150 है। आगे कहता है, देखिएगा, यदि महीने का 3 मार्च को क्या पड़ता है? शनिवार पड़ता है। तो 3 मार्च को, यदि मैं आपसे कहता हूं 3 मार्च को क्या पड़ता है? शनिवार पड़ता है। और आप जानते हैं मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 3 मार्च को यदि शनिवार पड़ा तो अगला शनिवार कब पड़ेगा? 10 मार्च को, 7 दिन बाद। अगला तो आप कहेंगे 17 मार्च को। फिर अगला क्या पड़ेगा? 24 मार्च को। और अगला जो पड़ेगा वो कहेंगे 31 मार्च को, क्योंकि 31 दिन का होता है महीना।
तो 31 मार्च को क्या पड़ेगा? शनिवार। तो आप बताइए शनिवार एक, यहां पर 2 3 4 और 5, तो शनिवार कितने पड़े हैं? तो शनिवार इस महीने में कितने हैं? 5 हैं। अब बताइए शनिवार के बाद तुरंत क्या आता है? रविवार आता है। तो यहां भी रविवार होगा, 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 मगर इस महीने का नहीं होगा क्योंकि इस महीने का अंतिम दिन 31 को हो जाता है। तो अब बताइए, तो ये वाला रविवार पड़ेगा मगर इस महीने में नहीं आएगा, अगले महीने में पहुंच जाएगा। तो रविवार की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। तो रविवार कितने पड़े हैं इस महीने में? 4। और यहाँ पर शनिवार कितने पड़े हैं? 5। तो इन दोनों को दिनों को छोड़कर, यदि इन दोनों दिनों को छोड़ दें तो देखिए 9 दिन तो यहां जा चुके हैं, कितने दिन होते हैं? 31। तो यहां दिन कितने बचेंगे? 22 दिन। और 22 दिन का औसत बिक्री कितनी है? तो आप कहेंगे औसत बिक्री जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? तो यहां पर जो दी है 125 दी है, तो 125 औसत बिक्री है। तो टोटल बिक्री निकाल लेंगे 125 गुणा 22 की, और जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2750। इसका मतलब 22 दिन में टोटल बेची गई कार कितनी थी? 2750 थी। इसी प्रकार से तो अब बताइए यहां पर कितनी होंगी टोटल? जब यहां टोटल जो होंगी, ध्यान रखिएगा, यहां हो जाएंगे 150 गुणा 4, तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा? 600 बिक्री। इसका मतलब रविवार के दिन टोटल कार कितनी बेची गई है? 60। 600 हुई है। अब मैं आपसे कहूं दोनों को मिला दें तो 22 दिन ये और 4 दिन ये, तो जब टोटल जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं 3350 कार बेची गई हैं। कितने दिन में? तो 22 और 4 26 दिन में। अब आप कहिएगा क्या कहता है पूरे महीने के दौरान औसत दैनिक बिक्री कितनी थी? 130 थी। 130 पूरे महीने की, और महीने में कितने दिन होते हैं? 31। तो अब इनकी गुणा करें तो टोटल बिक्री गई, कार निकल जाएंगे पूरे महीने की 0, 13 का ना 13, 13 39 और 1 40 होता है। तो इसका मतलब पूरे महीने में कितनी कारें बेची गई हैं? 4030 कार बेची गई हैं। और 26 दिन में कितनी बेची गई हैं? 3350। तो हम 26 दिन की कारें निकाल दें इसमें से, तो 4030 में से यदि हम 3300 कितना 50 निकालते हैं तो यहाँ 0, यहाँ कितना बचेगा? 8, और यहाँ तो 680 कारें बची हैं, और वो किसकी होंगी? शनिवार की होंगी। तो अब बताइए शनिवार में टोटल कितनी कारें बेची गई? 680, और कितने दिन में? 5 दिन में। तो अब इनका औसत निकाल लेंगे, 5 का ना 5 और 5 3 15, 5 6 30। तो इसका मतलब शनिवार का औसत बिक्री कितना था? 136 था, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 25 संख्याओं का औसत 48.2 है। इसका मतलब कितनी संख्या है? 25 संख्या है, और 25 संख्याओं का औसत निकाला गया तो औसत कितना आया? तो आप कह सकते हैं 48.2 है। आगे कहता है पहली 10 संख्याओं का औसत, तो पहली 10 संख्या है, इन्हीं में से 10 संख्या, 10 संख्याओं का औसत वो कितना दिया है? तो आगे कहता है 47 है। आगे कहता है लेकिन 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो कितना दिया है? 49 दिया है। अब एक बात बताइए, छोटी सी बात बताइए, यदि ये सब 25 संख्या थी मगर यहाँ कितने की बात की है? 10, और यहाँ कितने की है? 12। तो आप कहेंगे कितनी संख्या बची है? अभी भी 3 संख्या। अब तीनों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, या तो गुणा करके कर लीजिएगा, गुणा करके निकालिए, इनकी गुणा करिए, इनकी गुणा करिए, इनकी गुणा करिए और घटाइए, इन दोनों को जोड़िए इनके योग को, और उनमें से कितना योग? 25 संख्याओं को योग घटा दीजिएगा, तो 3 संख्या का योग आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? मगर आप बिना गुणा करना चाहते तब भी हो जाएगा। अब बताइए 25 संख्याओं का औसत कितना था? 48.2 था। उन 25 संख्याओं में से 12 संख्याओं का औसत कितना है? 49 है। तो आप कहेंगे ये टोटल औसत से कितना ज्यादा है? 0.8 ज्यादा है। और कितने संख्याओं पर? 12 पर। तो आप कहेंगे 12 गुणा 0.8 करेंगे तो 12 8 96 होता है। इसका मतलब इनके पास औसत से कितना ज्यादा है? 9.6 ज्यादा है। लेकिन इनके पास औसत से कितना कम है? तो आप कहेंगे 1.2, और कितनी संख्या है? 10, तो कम है। तो आप कह सकते हैं यहां कितने की कमी है? 12 की कमी है। तो 12 की कमी वाले ने इससे ले लिया, कितना ले लिया? 9.6। तो फिर भी इन्हें कितना कम रह गया है? तब देखिए घटाएंगे, ध्यान रखिए 2.4,
इसका मतलब जब तक इन्हें 2.4 नहीं दिया जाएगा तो ये टोटल औसत कितना नहीं बना सकते, 48.2 नहीं बना सकते। इसका मतलब ये कह सकते हैं 2.4 इनके पास होना चाहिए। तो कौन देगा? तो आप कहेंगे ये तीनों संख्या देंगे, और तीनों संख्या के पास अपने औसत से कितना ज्यादा होना चाहिए, 2.4 ज्यादा होना चाहिए। और इनका औसत कितना है 48.2, और गुणा कितनी संख्या है 3, और इनके औसत से कितना ज्यादा होना चाहिए 2.4, क्योंकि इनके पास ज्यादा होगा तभी तो इनको दे पाएंगे। तो बस इन तीनों संख्या का योग निकल जाएगा। तो योग कितना आएगा बताइए? 3 दूनी 6 होता है, 8 या 24 होता है, 24 यहां जाएगा, 8 4 या 12 और 2 14 होता है। तो आप बताइए तीनों का औसत के अनुसार योग कितना हो चुका है 144.6। मगर इस योग से इनके पास कितना ज्यादा होना चाहिए 2.4 ज्यादा होना चाहिए। जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आता है 0, 4 2 6 1 7 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ कितना है 147, इन तीनों संख्या का योग होना चाहिए। यदि 147 होगा तभी प्रॉपर कितना औसत बन पाएगा 48.2 बन पाएगा। अब एक बात बताओ, तीन संख्या तो ये वाली और दो संख्या ये, इनका औसत पूछा गया है, तो इन दोनों का योग निकाला जाए तो आप कहेंगे यहाँ कितना होता है 7 होता है, 8 और 9 7 होता है, 11 और 1 12 हो जाएगा। इन दोनों का योग कितना है 127, और ऊपर कितना था 147 में कितना जोड़ दें 127, जैसे ही जोड़ेंगे 7 और 7 14 होता है, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 2। इसका मतलब इन पांच संख्या का, दो ये और तीन ये, पांच संख्याओं का टोटल योग कितना है 274 है। अब 274 कितनी संख्याओं का योग है 5 का, और यदि हम 5 से भाग कर देते हैं 5 पंजे 25 होता है, बचा कितना है, तो आप कह सकते हैं 2, और 5 चौक 20 होता है, क्योंकि यहाँ देखिए 5 पंजे 25 होता है, यहाँ पर देखिएगा 25 बचा कितना है 2, और 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 होता है। इसका मतलब पांचों संख्याओं का देखिए औसत कितना आ जाएगा 54.8 आ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। 30 संख्याओं का औसत कितना है 55 है। तो आप बताइएगा कितनी संख्या थी 30 संख्या थी, और 30 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 55 दिया है। लेकिन उनमें से पहली कितनी संख्या 15 संख्या, तो 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, तो आपको 51 दे रखा है। लेकिन 12 अंतिम 12 संख्या, कितनी संख्या 12 संख्या का औसत कितना दिया है 56 दिया है। तो 12 और 15 कितनी होती है 27, हमारी टोटल संख्या कितनी थी 30 थी। तो यदि मैं आपसे कहूं यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा कितनी संख्या, तीन संख्या इसमें छुटी हुई है, तो आप पहला उनका योग निकाल लीजिएगा। अब योग तो या तो गुणा करके करिएगा या सीधा आप मानते हैं कि टोटल 30 संख्या का औसत कितना है 55 था, और 30 में से जब 12 का योग औसत निकाला गया है तो कितना है 56, तो कितना ज्यादा है इनके पास, तो आप कहेंगे एक ज्यादा है। इन हर संख्या के पास औसत से कितना ज्यादा एक, और संख्या कितनी है 12 है, तो आप कह सकते हैं 12 का ना 12। इसका मतलब इनमें से 12 हटाया जाएगा तभी औसत के बराबर हो पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ कितना कम है 4, हर संख्या के पास 4 कम है, 15 चौका 60 होता है, तो इनके पास 60 क्या है कम है, तो 60 वाले ने इनसे ले लिया है 12, तो बचा कितना है 48। इसका मतलब 48 और होगा तभी ये औसत के बराबर हो पाएंगे। तो 48 किसके पास होना चाहिए इन तीन संख्या के पास, तो तीनों का औसत कितना था, तो आप कहेंगे देखिए 55 गुणा 3, और इनके योग से कितना ज्यादा होना चाहिए 48 ज्यादा होना चाहिए। तो आप कहेंगे देखिए 5 या 15 होता है, 15 और 1 16 हो जाएगा प्लस 48, तो हम कहें यहाँ पर कितना योग आएगा 8 8 और 5, 8 5 13 होता है। अब 10 और 10 और 1 11 हो जाता है, क्योंकि 16 और 4 20 होता है, 20 और 1 21 हो जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 213 होना चाहिए। मगर आपको संख्या और दे रखी है दो यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ते हैं 8 4 12 होता है, और यहाँ 6 4 6 और 7 13 और 1 14 होता है। इन दो संख्या का योग कितना है, तो आप कह सकते हैं 142 है। तो 142 तो इनका योग है, और पिछली वाली संख्या कितनी है 213 है। तो अब यदि मैं जोड़ता हूं 2 और 3 5 होता है, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब पांचों की पांचों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, तो 355 होना चाहिए। संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 5 थी, और 5 से भाग करते हैं 5 7 35 और 5 1 5 होता है। तो इन सबका औसत कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट संख्या क्या कहता है, मान लीजिएगा कि 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत p है। तो उसने कहा 5 क्रमागत और विषम संख्या,
तो आप एक बात बताइए, कोई भी मान लीजिएगा, कोई भी आपको जैसे भी दे रखी है, लेकिन यदि इन 5 संख्या के तुरंत बाद की 2 अन्य क्रमागत विषम संख्या को इनके साथ मिला दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? तो अब बताइए, कोई भी मान लीजिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा 1 ले लो, 3, 5, 7 और 9 ले लीजिएगा। कितनी संख्या लेनी थी? 5 संख्या लेनी थी। अब बताइए इनका औसत मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए? औसत कितना होना चाहिए? लगातार संख्या का औसत क्या होता है? पहली संख्या और बाद की संख्या। तो मैंने कहा पहली कितनी है? 1 और बाद की कितनी है? 9। 1 और 9 10 और 10 का आधा कितना होता है? 5। तो इनका औसत कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। सवाल में कितना दिया है? पी हो दे रखा। अब आगे क्या कहा उसने? अन्य 2 क्रमागत विषम संख्या को और ऐड कर लिया जाए, तो 2 संख्या और ऐड करेंगे अगली। तो अब बताइए यहाँ क्या होगा? 11, फिर इसके बाद 13 होगा। तो 1 और 13 को जोड़ें तो 14, 14 का आधा कितना होता है? 7 होता है। तो अब बताइए पहले पी का मान कितने के बराबर था? 5, और 2 और बढ़ गया, तो हम कह सकते हैं p प्लस 2 हो जाएगा। इधर कितना होगा? 5 प्लस 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p प्लस 2। इसका ही आंसर हो जाएगा p प्लस 2। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल कई सारे आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर की बात करता है, पूर्ण वर्ग संख्याओं में से 5 घटाता है, तो राहुल द्वारा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो पहले ये बात है कि ध्यान रखिएगा 101 से कम पूर्ण वर्ग। तब मैं आपसे कहूं 1 का वर्ग 1 ही होता है, मगर 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। और देखिए इसी प्रकार से यदि मैं आपसे कहता हूं 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है? तो आप कह सकते हैं 36 होगा, क्योंकि 100 से 101 तक लेनी है, हमारे पूर्ण वर्ग लेनी है। तो इसी प्रकार से 7 का वर्ग 49 होता है। 8 का वर्ग 64 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। और 10 का वर्ग कितना होगा? 100 होगा। तो आप कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर किसका है? ये 10 का है। तो यहां से देखिए लास्ट की संख्या कितनी? 101। 101 से पहले सारी की सारी संख्या वह लेनी थी जो पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। क्योंकि एक देखिए 100 किसका होता है? 10 का। ये 9 का, ये 8 का, ये 7 का। ये किसका होता है? 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का। तो यदि आप इसमें देखें तो ये सब सारे के सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर हैं। किसके? पहला तो किसका? 1 का, दूसरा 2 का, तीसरा 3 का, फिर 4 का, इसी प्रकार से ये 5 का, फिर 6 का, इसी प्रकार से ये 7 का है। और यहाँ कितना होगा? 8 का वर्ग होगा, और ये 9 का वर्ग होगा, और ये 10। तो लगातार संख्या है, नहीं है? 1 से लेकर कहां तक की संख्या? 10 तक की संख्या का स्क्वायर है। तो जब ये स्क्वायर है तो इसका देखिए औसत कैसे निकाला जाता है? एन, सॉरी यहां पर लिखेंगे n+1, और यहाँ 2n+1, और बटे क्या लगा दी? 6। क्योंकि लगातार संख्या का स्क्वायर का औसत कैसे निकाला जाता है? जैसे आपने पढ़ा होगा सिग्मा n स्क्वायर, n n+1, यहाँ 2n+1 अपॉन 6। मतलब इसमें औसत कितने का निकालना? n का। n से n से भाग कर देंगे तो ये औसत का फॉर्मूला आ जाता है, नहीं आ जाता है? तो बताइए n क्या था? इसमें 10 था, तो 10 अरे 11 हो जाता है। और यहाँ पर क्या होगा? 10 दूनी 20 अरे 21 हो जाता है। बटे क्या हो जाएगा? 6। 3 से भाग करिए, 3 दूनी 6 होता है, 3 सत्ते 21 होता है। तो आपके अनुसार ऊपर क्या आ चुका है? 77, और 77 बटे 2 होता है। अब 2 से भाग करिए, 2 तिया 6 होता है, और देखिए 2 अट्ठे 16 होता है, और 2 अट्ठे 16 होता है, 2 पंजे 10 हो जाता है। इसका मतलब इन संख्याओं का औसत कितना होगा? 38.5 होगा। अब उसने कहा क्या घटाया जाता है? 5 घटाया जाता है। जब हर संख्या से 5 घटेगा तो औसत भी 5 घट जाएगा। तो इसका मतलब हमारा औसत कितना था? 38.5 था। तो इसमें से कितना घटा दीजिएगा? 5 घटा दी, तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 3 आएगा। इसका मतलब औसत कितना हो जाएगा? 33.5 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उसने कहा 45 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने थे? 16.2 थे। एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत बढ़कर कितना हो जाता है? 16.5 हो जाता है। तो एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं कितने छात्र थे? 45 थे, और उनका औसत कितना दिया था? औसत जो दे रखा था वो कितना दिया था? 16.2 दिया था। अब उसमें से एक छात्र समूह को छोड़कर चला जाता है। तो एक छात्र जब छोड़कर जाता है तो औसत
जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 16.5 हो जाता है। आप ये जानते हैं औसत के बराबर कोई जाए और औसत के बराबर कोई आए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जाने वाला कितने वजन का था, 16.2 किलोग्राम का था, क्योंकि ये किसके बराबर है, औसत के बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बच्चे कितने हो जाएंगे, 44। और औसत आज भी कितना लिखा होता, तो आज भी औसत लिखा होता है 16.2 किलोग्राम ही लिखा होता है, लेकिन औसत कितना लिखा है, तो आप कहेंगे 16.5 लिखा है। तो 16.5 का मतलब है औसत कितना बढ़ चुका है, 0.3। तो ये औसत की वृद्धि है, किसकी वृद्धि है, औसत वृद्धि है। तो अब एक बात बताइए, थोड़ी सी एक बात बताइए, जाने वाला यदि औसत को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है वजन अपने में से निकाल कर देकर जाता है। अब 3 बढ़ा तो 3 कितने में बढ़ा होगा, 44 में बढ़ा होगा। तो आप कह सकते हैं 44 गुणा 0.3, तो आप 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 एक 13 होता है। इसका मतलब जाने वाले ने अपने आप में से कितना वजन निकाला है, 13.2 किलोग्राम वजन निकाला है, तभी वह जा पाया है। तो अब बताइए औसत कितना होता है, 16.2, और इसमें से कितना निकाला है, 13.2 वजन निकाला है। तो जैसे ही 13.2 वजन निकाला है तो बचा कितना है, तो आप कहेंगे 0 यहां आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। इसका मतलब जाने वाले का वजन कितने किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है। आगे क्या कहा, लेकिन एक और छात्र जिसके कारण समूह में औसत देखेगा, लेकिन एक और छात्र आया जिसके कारण फलस्वरूप औसत अंक थोड़ा गिर गया, इसका मतलब एक और आया है। तो यदि मैं आपसे कहता इस समय बताइए फिर कितने हो गए हैं, आप कह सकते हैं 44 थे, और 44 का औसत कितना था, 44 का औसत जो दे रखा था वो कितना दिया था, 16.5 किलोग्राम दिया था। अब इसमें एक छात्र आया है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो आया है वह कितने किलोग्राम का होता, 16.5 किलोग्राम का होता, क्योंकि औसत के बराबर कोई आए और औसत के बराबर कोई जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपसे कहूंगा टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 45, और 45 का औसत कितना होता, आप कह सकते हैं यहां कितना होगा, 16.5 किलोग्राम होता। अब मैं आपसे कहता यदि औसत के बराबर आता तभी तो औसत इतना लिखा होता, लेकिन उसने कहा आने से औसत क्या हो जाता है, कितना गिर जाता है, 16.4 हो जाता है। 16.4 होने का मतलब है कि औसत कितना कम हो चुका है इसमें से, तो आप कह सकते हैं 0.1 किलोग्राम कम हो चुका है, 0.1 किलोग्राम के तो कितना हुआ है, 16.4 हो चुका है, तो इसका मतलब औसत कम हुआ है। तो औसत कम हुआ है, सब में कम हुआ होगा। तो सब कितने थे, 45, 45 गुणा 0.1 किलोग्राम, तो आप कह सकते हैं कितना कम हुआ है, 4.5 किलोग्राम कम हुआ है। तो 4.5 किलोग्राम कम करेंगे किससे, औसत से। तो औसत हमने कितना माना था, 16.5, इसमें से कितना कम कर दीजिए, 4.5, तो हम कह सकते हैं यहाँ कितना आएगा, 12 आएगा। अब एक बात बताइए, 12 किलोग्राम का दूसरा व्यक्ति है, पहला कितने किलोग्राम का है, 3 किलोग्राम का। तुमसे क्या पूछा है, छोड़ के जाने वाले और शामिल होने वाले। तो छोड़ के जाने वाले का वजन कितना था, 3, और बाप देखिए आने वाले कितना था, 12 था। तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 15/2 हो जाता है, 15/2 का मतलब हो जाता है 7.5 किलोग्राम। यही इनका औसत हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम में, यदि इस तरह से करेंगे, ये तो फिर भी समझाने के अनुसार किया गया है। यदि आप इसे प्रॉपर जानते थे तो इतनी दिखाने की जरूरत नहीं, उसमें ही आप सवाल का सोल्यूशन कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 संख्याओं का औसत या माध्य 55 है। अब एक बात बताइए, 3 संख्याएं हमें नहीं पता कौन कौन सी हैं, 3 संख्या, तो मान लीजिएगा ये x है, ये y है, और ये कितनी है, z है। इनका औसत जो दे रखा है वो कितना दिया है, औसत कितना दिया है, 53 दे रखा है। और उसने कहा इस डाटा सेट की सीमा, सीमा का मतलब है पहली और लास्ट की संख्या का जो अंतर है वो कितना है, 28 है। इसका मतलब इससे ज्यादा है, लिमिट कितनी होनी चाहिए, 28 होनी चाहिए। 28, दोनों का अंतर कितना नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए, 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने कहा जबकि दो छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना, 8 है। तो हमने कहा पहले अनुसार क्या दिया, z माइनस एक्स किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 28 से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर उसने कहा दो छोटी संख्याओं का अंतर कितना है, तो y माइनस के x बराबर कितने के, 8 के।
तो यदि मैं यहां से कहूं जेड की वैल्यू कितनी होगी, तो जेड की वैल्यू आपके अनुसार जो हो जाएगी वो क्या होगी, एक्स प्लस 28, और यहां से जो हम वैल्यू निकालें बाई की कितनी होगी, तो 8 प्लस एक्स हो जाएगी। एक्स की वैल्यू भी आपके पास है और जेड की वैल्यू भी आपके पास है। तो यदि मैं आपसे कहूं तीनों का सम कितना होना चाहिए, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, तो औसत कितना है, 53 है। तो 53 को गुणा किससे कर दें, हम 3 से गुणा कर दें, तो आप कहेंगे 3 3 9, 5 3 15। अब इन तीनों का मान दिया, देखिए एक्स का मान तो एक्स लिखा रहने दीजिएगा, एक्स लिखा रहने दीजिएगा, तो यहाँ एक्स होगा। बाई की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 28 है। और इसी प्रकार से जेड की वैल्यू कितनी है, या 8 प्लस एक्स सबकी दे रखी है। देखिए यहाँ पर देखिए इसका मान क्या था, एक्स था, और बाई का मान कितना 8 प्लस एक्स, और जेड का मान कितना है, एक्स प्लस 28 है। तो हम इनको जोड़ते हैं, तो आप कहेंगे 3x तो ये आ जाता है प्लस 36, और बराबर कितने के, 159 के। इसको इधर ले जाइए, माइनस कर दीजिएगा, 3x का मान कितना हो जाएगा, 159 माइनस के 36, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 12। तो आप कहेंगे 3x बराबर 123 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कह सकते हैं 4 तिया 12, 4 3 गुना 3, तो 41 आ जाएगी। मगर आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पूछा गया है तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी थी, जेड थी। तो जेड पे देखिए इसमें वैल्यू रख देंगे आप, तो जेड बराबर कितना होगा, 28 प्लस 41, जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और यहाँ 6 आएगा, 6 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सोनम को 15 दिन के सेल्स ड्राइवर के दौरान, देखिएगा आगे कहता है अपनी यात्रा की देखभाल के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, हालांकि उसे अपने प्रवास को 9 दिन तक बढ़ाना पड़ा, और परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 75 रुपए कम हो गया। तो शुरुआत में उसने कितने राशि स्वीकृत की गई थी, कितनी मान्य थी, तो अब बताइए कितने दिन का था, 35 दिन का था। हम मान लिए कितने के एवरेज से दिया गया था, एक्स के एवरेज से दिया गया था, लेकिन उसकी यात्रा कितने दिन के लिए बढ़ानी पड़ी, 9 दिन की, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24 दिन। मगर औसत से कितना कम हो जाता है, औसत कितना कम हो जाता है, 75, उसका खर्च 75 औसत कम हो जाता है। तो अब बताइए खर्चा समान रहेगा, तो 15x, या 3 से काट दीजिएगा, 3 पंजे 15 होता है, 3 अट्ठे 24 होता है, तो यहाँ कितना आएगा, 5x बराबर कितने के, 8x, और माइनस के 75 गुणा 8 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो 3x आ जाएगा, और बराबर कितना आएगा, 75 गुणा 8 हो जाएगा। 3 से भाग कर दीजिए, 25 आएगा, और 25 अट्ठे 200 आ जाता है। इसका मतलब औसत कितना आ चुका है, 200 आ चुका है। अब बताइए कितने दिन का था, 15 दिन का शुरुआत में, तो आप कहेंगे 15 गुणा 200, तो आप टोटल जब गुणा करेंगे तो आप कह सकते हैं कितना आएगा, 3000। इसका मतलब पहले शुरुआत में कितना खर्चा था उसका, 3000, यही इसका आंसर हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा के 40 छात्रों में से 15 लड़के हैं, तो बताइए कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं, और जिनमें से कितने लड़के हैं, 15 क्या है, बॉयज हैं, तो बाकी क्या होंगे, गर्ल्स होंगी। तो कितनी होंगी, तो आप कह सकते हैं 25 होंगी। तो दोनों का अनुपात यदि हम निकालें तो आप कह सकते हैं 5 या 15 होता है, 5 पंजे 25 होगा। तो देखिएगा बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है, 3:5 है। आगे कहता है एक परीक्षा में कक्षा, देखिए एक परीक्षा में कक्षा के अंकों का औसत कितना है, 75 है। लड़कियों के औसत अंक कितने दे रखे हैं, तो लड़कियों का औसत अंक जो दे रखा है वो कितना दिया है, 72 दिया है। तो इसका अंक हमें नहीं पता है, तो लड़कों को मान लो x है, तो ये क्या है, इनका औसत है नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। तो आप कहिए लड़कों के द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं, तो 3 लड़के हैं, औसत कितना है, 3 है, सॉरी x है, तो 3x टोटल अंक हो चुके हैं लड़कों के द्वारा प्राप्त। इसी प्रकार से यहां पर देखिएगा कितना आएगा, 72 गुणा 5, तो यहाँ कितना आएगा, 360 आ चुका है। उसने कहा परीक्षा में कक्षा के टोटल अंक औसत अंक कितने हैं, 75 है। तो मैं आपसे कहूं मेरे हिसाब से टोटल बॉयज एंड गर्ल्स के कितने अंक हैं, तो 3x प्लस 360, और यहां पर कितने हैं, 75, मगर 75 औसत है टोटल का, मगर हमारे हिसाब से बच्चे कितने थे, 40 मत रखना, 3:5 थे, तो 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है। यदि मैं यहाँ पर गुणा करता हूं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40। अब देखिए 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है, तो 56 और 4 60 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और यहाँ आएगा 3x प्लस 360, इसको इधर लेके जाएंगे तो बचा कितना होगा, 3x बराबर
तो कह सकते हैं 240 हो जाएगा, और 3 को इससे काटेंगे तो x का मान क्या आएगा, 80 आ जाएगा। इसका मतलब लड़कों द्वारा प्राप्त कितने औसत है, यहाँ पर x माना था, x का मान कितना आ चुका है, 80। ये बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम के हिसाब से कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 80। एलिगेशन भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आगे कहता है देखिएगा, एक कंपनी का खर्च वित्तीय वर्ष की पहली 3 माह के दौरान, पहले 3 माह का खर्च कितना है, तो आप कहेंगे 43,500। अगले 3 माह का खर्च कितना दे रखा है, उसने कहा 46,500। और अगले 3 माह का जो दे रखा है वो कितना दिया है, तो कहता है वो देखिएगा 46,500, तो दूसरे का है, और लास्ट का है 3 महीने का 57,600। आगे बताइए कितने महीने बचे हैं, क्योंकि एक वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने, तो आपको 3 महीने का नहीं पता है। यदि मैं आपसे कहूं इन 9 महीने का खर्च निकाला जाए, तो 9 महीने का खर्च निकाल लीजिएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 10 और 6 16 हो जाता है। आप बताइए 6 4 10 होता है, 10 7 17 हो जाता है, यहाँ 1 आ जाएगा, 8 8 देखिएगा, 9 और 1 4, देखिए 9 हो चुका है, 9 और 1 10, 4 14 हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1,47,600 9 महीने का खर्च है। लेकिन आगे कहता है यदि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान औसत खर्च कितना है, 54,500, 54,075, 54,075 खर्च है, मतलब पूरे, देखिए औसत दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा, उसने कहा यदि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान औसत तिमाही कितना है, तो तिमाही में कितने होते हैं, 4 होती हैं, हर साल में तिमाही देखेगा, तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे, पूरे 12 से गुणा नहीं कर देना, तो आप कहेंगे 5 चौक 20 होता है, 7 चौक 28, 28 और 2 30 हो जाता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब 4 चौक 16 होता है, 20 और 1 21 हो जाता है, ये आ जाता है 2,16,300। तो अब बताइए 9 महीने का ये है, और ये कितने महीने का है, 12 महीने का। यदि 12 महीने में से 9 महीने का खर्च निकाल दे तो बाकी 3 महीने का बचेगा, तो अब यहाँ घटा लीजिएगा, तो यहाँ पर कितना था, 1,00,000 कितना, 46,000, और आगे दे रखा है 600, तो हम इसको घटाएंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 7 आ जाता है, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप कह सकते हैं 5 5, यहाँ 8 आ जाएगा, 8, और यहाँ पर जो वैल्यू बच जाती है आप कह सकते हैं, तो 0 और यहाँ 6 आ जाएगा। इसका मतलब 3 महीने का कितना है, 68,700। तो आप कह सकते हैं यही आपसे पूछा है, 3 माह का 68,700, बाकी 3 माह का, तो कुछ नहीं है, सवाल में सिर्फ गुणा भाग है, और ये इसका आंसर हो जाता है। 12 महीने का ये रहा, 9 महीने का 2 घटाएंगे तो बाकी 3 महीने का औसत आ जाएगा, नहीं सॉरी, बाकी 3 महीने का, अंतिम 3 महीने का खर्च निकल जाएगा। आगे कहता है देखिएगा, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, पहली 4 चूड़ियों का औसत कितना है, पहली 4 चूड़ी का औसत वजन कितना दे रखा है, औसत वजन 49 ग्राम दिया है। आगे कहता है बाकी 6 चूड़ियों का औसत वजन कितना दिया है, तो आप कह सकते हैं 50 ग्राम दिया है। तो अब देखिएगा पहली 4 का निकाल लीजिएगा योग, तो योग कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 49 गुणा 4, तो आप कह सकते हैं 9 चौक 36 होता है, अब 4 चौक 16, और 16 में कितना जोड़ दें, तो 3 जोड़ दें, तो कितना हो जाता है, 195 ग्राम टोटल वजन आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा, 50 गुणा 6, तो इनका कितना आ जाएगा, 300 ग्राम। तो टोटल जोड़ते हैं, देखिए 300 ग्राम ये हो जाता है, और 195 ग्राम ये हो जाता है, टोटल कितना हो चुका है, 496 ग्राम हो चुका है, मगर कितने का, तो आप कहेंगे 10 का, तो ये 10 से भाग कर दे तो औसत निकल जाएगा, तो आपका औसत कितना आना चाहिए, 49.6 आना चाहिए, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम ही क्वेश्चन है, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, कितनी चूड़ियां हैं, 10, तो 10 में 4 का औसत वजन कितना दे रखा है, 47 ग्राम दिया है। ये क्या है, वजन है, और ये कौन सा वजन है, औसत वजन है। अब एक बात बताइए, औसत वजन है तो कुल वजन निकाल सकते हैं, 47 गुणा कितने के, 4 के, तो आप कहेंगे 7 चौक 28 होता है, 16, और 16 और 2 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। टोटल वजन कितना आ चुका है, 188 ग्राम आ चुका है। आगे कहता है देखिएगा, उसने कहा बाकी 6 चूड़ियों का औसत वजन कितना था, औसत वजन
कितना दे रखा है 48 ग्राम, तो ये 48 ग्राम औसत है कितने का 6 का, 6 गुणा 48 टोटल वजन निकल जाएगा। 8 6 48 होता है। देखिए यहाँ बच्चे 6 चुक 24 और 24 और 2 कितना होता है 24 और 4 28 हो जाता है। इसका मतलब इनका टोटल वजन कितना आ चुका है 288। अब दोनों को जोड़िएगा, टोटल 10 चूड़ियों का वजन निकालिए। 8 8 8 16 होता है और 8 8 16 और 1 17 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं 1 और 3 और 1 4 हो जाता है। टोटल वजन आ जाता है 476 ग्राम। कितने का 10 चूड़ियों का, तो आप कह सकते हैं 47.6 क्या हो जाएगा इनका औसत हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, पहले 4 कड़ों का भार, जो सिंपल से क्वेश्चन है गुणा भाग के हैं। 4 कड़ों का औसत भार जो दे रखा है, औसत भार है कितना है 33 ग्राम है। आगे कहता है देखिए, तो कुल वजन निकाल लीजिए 33 गुणा 4, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 एक 13 है। तो टोटल ग्राम्स कितना जाएंगे 132 ग्राम आ जाएंगे। बाकी 6 का औसत कितना दिया है, तो औसत भार बाकी 6 का कितना दे रखा है, वो कहता है 34 ग्राम। 34 गुणा कितना हो जाएगा 6 के, तो 6 चौक 24 होता है, 12 और 12 2 कितना हो जाता है 14 हो जाता है। अब मुझे बताइए टोटल 10 ग्राम का हम औसत निकालें, तो टोटल 10 ग्राम का औसत कैसे निकालेंगे, टोटल जोड़िए। तो यहाँ कितना है 132 और यहाँ कितना है 144, 132 और 144, यहाँ 6 यहाँ 7 और यहाँ 2। तो आप कह सकते हैं देखिएगा यहाँ कितने ग्राम थे, यहाँ 34 ग्राम था ना, 6 तिया 18, यहाँ गलत गुणा है। तो अब देखिएगा यहाँ कितना है 6 चौक 24 होता है, कितना हो जाता है 24 होता है, 6 तिया 18, 18 2 कितना होगा 20 हो जाता है। अब टोटल ऊपर कितना था, तो 132 और 204 हो जाता है। तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ 3 और यहाँ 3। तो टोटल वजन कितना आ चुका है 336 ग्राम आ चुका है। औसत निकालना है तो कितने कड़े थे 10 थे, तो 336 बटे 10, तो औसत कितना आ जाएगा 33.6 ग्राम आ जाएगा। और ये आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए द्रविड 350 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आया गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट्स का दुगना है। तो पहले बच्चे के हिस्से में जो गिफ्ट आया दूसरे के गिफ्ट का कितना है दुगना है। तो ये 2 है, तो इसका कितना गिफ्ट होगा 1 होगा। आगे कहता है दुगना है, दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का दुगना है, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना है। तो आप कहेंगे पहला और तीसरा, तो इसमें कितना गुना है, तो आप कह सकते हैं 3 गुना। तो ये 1 होगा, ये कितना होगा 1 होगा, तो ये कितना होगा 3 होगा। आगे क्या कहा देखिएगा उसने, उसने कहा तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना है, चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना है। कौन, पहले बच्चे पर। तो इसका मतलब चौथे के अनुसार इस पर कितना होगा 4 होगा, तो इस पर 1 होगा। तो आप बताइए 3 अनुपात आपको दे रखे हैं, पहले बच्चे के अनुसार दूसरा है, पहले बच्चे के अनुसार तीसरा है और पहले बच्चे के अनुसार कितना है चौथा है। अब एक बात बताओ, तो यहाँ आप देखिएगा ये बराबर होना चाहिए, तो यहाँ बराबर होने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और 4 है, तो एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो एक बात बताइए 12 है, तो 12 होने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ कितना होगा 12 होने के लिए, तो आप देखिए पहला दूसरा तीसरा और यहाँ कितना है चौथा है। तब एक बात बताइए यहाँ 12 करेंगे तो 12 के अनुसार यहाँ कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए कितना, और यहाँ 12 करेंगे तो यहाँ 4 होना चाहिए। तब एक बात बताओ, तो आप बताओ यहाँ 12 बनाने के लिए यहाँ गुणा किससे करिए आपने 4 से, तो यहाँ 6 से, तो यहाँ भी कितना होगा 6 होगा और यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ गुणा किससे करिए 3 से, तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, तो पहले तो कितना हो गया 12 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ कितना होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो तीनों का चारों का अनुपात आ चुका है, तो 12 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ चुका है। ये चारों का अनुपात आ चुका है, क्योंकि इससे ये दुगना है, इससे ये 3 गुना और इससे ये कितना है 4 गुना है। तो अब एक बात बताओ, हमारे अनुसार गिफ्ट कितने थे, तो 12 से मिले 6 से मिले, तो आप कहेंगे 6 4 10 और 10 और 12 कितना होता है 22, और 22 और 3 कितना हो जाता है 25 हो जाता है। यही तो आ जाएगा। जोड़ने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमारे हिसाब से टोटल गिफ्ट कितने होने चाहिए 25 मिनट, सवाल में कितने हैं 350 हैं। 5 से भाग करिए, तो आप जब 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ कितना आएगा 7। अब इससे
एक बार और काट दीजिएगा, यहाँ कितना आएगा 14 आ जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 14 आ चुकी है। मगर आपसे पूछा है पहले बच्चे के हिस्से में कितने गिफ्ट आए, तो पहले के बच्चे में कितने गिफ्ट आते हैं 12, तो 12 से गुणा इधर करेंगे, 14 गुणा 12 ही हो जाएगा। तो आप जानते हैं 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ कितना है 168 गिफ्ट आएंगे पहले के हिस्से में, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीन संख्याओं का औसत कितना है 6 है। पहली दो संख्याओं का औसत 5 है और अंतिम कितनी संख्या, दो संख्याओं का औसत 8 है। तो तीनों संख्या क्या है, तो आप बताइए तीन संख्या है 1 2 3, और तीनों का औसत कितना दे रखा है, औसत आपको 6 दिया है, मगर तीनों संख्या के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, 6 है। तो हम आपसे कह सकते हैं इसे x मान लो, इसे y, इसे z। अब तीनों का योग कितना हो जाएगा, x प्लस y प्लस z, और इधर कितना है 6 और 6 18, तो तीनों का योग कितना आएगा 18 होना चाहिए। अब एक बात बताओ, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ऑप्शन के सामने सब में 18 18 ही है वैसे। अब उसने आगे क्या कहा देखिएगा, पहली दो संख्याओं का योग कितना है, पहली दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का औसत दे रखा है तो योग भी निकाल लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। और अंतिम दो संख्याओं का योग y प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है 8 दूनी 16, तो अब इन्हें जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं x प्लस y प्लस जेड और प्लस y दो बार कॉमन किया गया है, और जोड़ते तो यहाँ कितना आता है 26 आता है। और आप बताइए तीनों का योग आपको दे रखा है कितना 18, तो यहाँ 18 प्लस y बराबर कितने के 26 के, तो y का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8 आ चुकी है। तो एक वैल्यू हमें पता चल गई 8, या तो ये आंसर है या ये आंसर है। अब बताइए y की मान 8 आ चुका है, तो जैसे ही हम इसका मान इसमें रखेंगे, किसमें 8 रखेंगे, तो ये कितना हो 8, और 8 जब इधर जाकर घटेगा तो x का मान कितना हो जाएगा 2, तो पहली 2 है और बाद वाली y कितनी है 8 है, और टोटल सम कितना है, तो आप कह सकते हैं 18 है। तो z भी कितनी होनी चाहिए 8 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 8 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 50 पारियों में सचिन का बल्लेबाजी का औसत कितना है 60 रन था। इसका मतलब क्या है, 50 मैच खेले जा चुके हैं और 50 मैच में औसत कितना रहा, औसत जो दे रखा है वो कितना है 60 रन है प्रति मैच। आगे कहता है इसमें मैक्सिमम और न्यूनतम पारी, इसमें से दोनों पारी निकाल देते हैं, एक मैक्सिमम पारी और एक न्यूनतम पारी, दो पारियों को निकाल दें तो औसत जो हो जाता है उसका, तो पारी कितनी रह गई है, दो पारी निकली है तो 48 पारी हो चुकी है, और उनका औसत जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, औसत जो दे रखा है वो कितना हो जाता है 58 हो जाता है। अब एक बात बताइए, यदि आपको ये पता है कि औसत के बराबर कोई संख्या आए या औसत के बराबर कोई संख्या जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं जो मैक्सिमम पारी है और जो मिनिमम पारी है, तो हम ये मान ले थोड़ी देर के लिए, पहली भी 60 पारी निकली है और दूसरी भी कितनी निकली है 60 पारी, क्योंकि औसत के बराबर कोई जाता है तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि आप 60 60 की दो पारी निकालते हैं तो यहाँ कितना हो जाना चाहिए था 60, मगर 60 नहीं है, 60 से कितना हो जाता है 58, तो कितना कम हुआ, दो कम हुआ। तो कम क्यों हुआ, क्योंकि जाने वाला दो दो और लेके गया है, तो दो दो जो लेके गया है वो कितने से लेके जाएगा 48 से, तो 48 गुणा 2, तो आप कह सकते हैं वह कितना और लेके गए हैं 96 लेके गए हैं, तभी तो दो दो कम हो पाएगा। तो इसका मतलब 60 60 के जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 60 60 कितना होता है 120, 120 से कितना ज्यादा लेके गए हैं 96 और लेके गए हैं दोनों पारी, तो आप कह सकते हैं दोनों पारी का योग कितना हो चुका है 216। मैक्सिमम और मिनिमम पारी का योग जो है वह 216 है, कितना है 216। तो मैं हम मान लें इसको कितना मान लो x, इसको क्या मान लो y, तो दोनों पारी का योग कितना है 216 है। अब देखिए उनका अंतर भी दे रखा है, उसने कहा मैक्सिमम और न्यूनतम पारी कितना अंतर रखती है 184, इसका मतलब उसने कहा है उच्चतम पारी न्यूनतम पारी से कितना ज्यादा है, ज्यादा कम का मतलब अंतर ही तो होता है 184, तो दोनों का अंतर कितना दे रखा है 184। इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है, तो दोनों घटा दीजिएगा तो ये माइनस ये प्लस, और यहाँ कितना है घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाता है, और यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, यही तो बचेगा। अब बताओ यहाँ कितना है एक्स एक्स कट जाएगा तो 2 बाई बराबर 16, बाई बराबर कितना, सॉरी 2 बाई बराबर 32, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब बाई क्या है न्यूनतम पारी है, और यही आपसे पूछा गया था न्यूनतम पारी कितने की होगी 16 की होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
एक कक्षा में 120 छात्रों का औसत वजन कितना था? 30 किलोग्राम है। कितने छात्र हैं? 120 छात्र हैं और उनका औसत वजन कितना दे रखा है? औसत वजन जो दिया है वो कितना दे रखा है? 30 किलोग्राम दिया है। आगे कहता है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना कम है? 40% कम है। किसमें? गर्ल्स की संख्या जो दे रखी है वो बॉयज से कितनी कम है? 40% कम है। तो बताइए 40% कम होने का मतलब है 2/5 कह दीजिएगा। इसका मतलब ये 5 है तो 5 से कितना कम है? 2, तो ये कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो आ चुका है 3:5। आगे क्या कहा? एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन कितना है? 24 किलोग्राम है। आगे कहता है एक कक्षा में लड़कों के औसत वजन और लड़कियों के औसत वजन में कितने बीच का अंतर होगा? तो अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिएगा, टोटल छात्र कितने थे? 120 थे। अब एक बात बताइए, छोटा सा यहां पर सवाल है, किसका वजन दे रखा है? लड़कियों का वजन दे रखा है। तो लड़कियों का वजन कितना दिया है? 24 किलोग्राम। ये सवाल कई आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और लड़कों का नहीं दे रखा है तो लड़कों को कितना मान लो? x किलोग्राम। तो अब मैं आपसे कहूं, मेरे हिसाब से यहां ध्यान दीजिएगा, कितने लड़के हैं? 5 और उनका औसत कितना है? x किलोग्राम है। तो कुल वजन कितना होना चाहिए? 5x। इसी प्रकार से तो 24 औसत है कितने? 3 का। 24 दिया 72 और प्लस 5x। इसका मतलब मैं कहता हूं कि लड़के और लड़कियों का कुल वजन मेरे हिसाब से कितना है? 72 प्लस 5x। मगर आप मुझे बताइए टोटल औसत कितना था लड़के और लड़कियों का? 30 था। तो 30 औसत है और कितने बच्चे हैं? 120 नहीं लेना है क्योंकि मैंने क्या लिया है? रेशियो लिया है। तो 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है। अब बताइएगा, तो यदि मैं आपसे कहूं 240 तो ये आ जाएगा और यहां पर कितना आएगा? 72 प्लस 5x, ये आ जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो 5x बराबर कितने के हो जाएगा? तो 240 से घटाएंगे तो यहाँ देखिए 8 आ जाएगा और यहाँ कितना बचेगा? 3, और 3 जब घटेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो अब बताइए, घटाइए इसको। घटाने के बाद 168 आता है, 5 से भाग करिए, 5 दिया कितना होता है? 15 होता है। बचा कितना? 1, 5 दिया 15 और 5 छंग 30। इसका मतलब x का मान कितना आ चुका है? 33.6 आ चुका है। लेकिन आपसे अंतर पूछा है किस किस का? लड़कों का। तो लड़कों का कितना आ चुका है बेटा? 33.6। और लड़कियों का कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। कितना दिया है? 24 दिया है। तो अब जब घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा। तो दोनों का अंतर कितना होगा? 9.6 किलोग्राम का होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा, बड़ा अच्छा है। 30 छात्रों के एक समूह का औसत वजन कितना है? 42 किलोग्राम है। इसका मतलब 30 छात्र थे और उनका औसत कितना है? 42 किलोग्राम है। ये क्या है? इनका औसत वजन दे रखा है। अब आगे क्या कहता है देखिएगा, जब रोहन समूह में शामिल होता है तो वजन कितना कम हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें रोहन को एंट्री करेगी यहां पर देखिएगा, तो रोहन जैसे ही आता है तो रोहन आने से औसत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कम क्यों हुआ? क्योंकि रोहन का वजन कम होगा तभी तो औसत कम हुआ। तो हम ये मान लेते हैं औसत के बराबर कोई आए या औसत के बराबर कोई जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम मान लेते हैं रोहन जो है वो कितने किलोग्राम का है? 42 किलोग्राम का है। जैसे ही वो आएगा तो कितने थे? 30। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 31। और 31 का औसत कितना होना चाहिए था? जब हमने औसत के बराबर माना तो औसत के बराबर ही होना चाहिए था, 42 किलोग्राम। मगर सवाल में क्या दे रखा है? औसत कितना कम हो जाता है? 1। तो 1 किलोग्राम कम कर दीजिएगा। तो 1 किलोग्राम जो कम होगा वो कितने में कम होगा? 31 में। तो 31 किलोग्राम रोहन कम आया है। तो इसका मतलब तभी तो कम हुआ होगा। तो हमने कितना माना था? रोहन को 42, 42 में से कितना घटा दीजिएगा? 31 घटा दीजिएगा। इसका मतलब रोहन का वजन आ जाएगा कितने किलोग्राम? 11 किलोग्राम। इसका मतलब रोहन जो आया है वो कितने किलोग्राम का है? 11 किलोग्राम। लेकिन उसने आगे क्या कहा? लेकिन विकास समूह में शामिल होता तो औसत कितना बढ़ जाता? 1 किलोग्राम बढ़ जाता। तो आप बताइए कितने बच्चे थे पहले? 30 थे। और 30 का वजन कितना था? 42 किलोग्राम था। और जैसे ही कौन आता? विकास आता। विकास आता तो औसत कितना बढ़ जाता? तो हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि विकास भी कितने किलोग्राम का हो? 42 किलोग्राम का। तो टोटल कितने हो जाते? 31। और 31 का औसत आज भी कितना लिखा होता है? 42 होता है। मगर 42 से कितना बढ़ जाता है?
उसने कहा 1 बढ़ जाता है, तो 1 बढ़ेगा तो वह समय बढ़ेगा, तो समय बढ़ेगा तो कितना वजन होना चाहिए, 31 ही का ना, 31 हो जाएगा। इसका मतलब उसके आने से वजन कितना बढ़ चुका है, 31 किलोग्राम बढ़ चुका है। तो अब बताइए 31 किलोग्राम बढ़ा है, पहले कितना था 42, 42 से 31 बढ़ा दीजिए तभी औसत 1 बढ़ पाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और यहाँ 7। तो वजन विकास का कितना है 73 किलोग्राम। लेकिन आपसे पूछा है रोहन और विकास का औसत बताइए, तो रोहन और विकास का आप बताइए, रोहन कितने का किलोग्राम का था 11 किलोग्राम का, और विकास कितने का है 73 किलोग्राम का, और कितने जने हैं 2, तो दोनों को जोड़िए तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा, और बट्टे 2, तो आप कहेंगे जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 42। इसका मतलब दोनों का एवरेज कितना है 42, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत और चीन को मिलाकर बांटे गए पदकों का औसत कितना है 225 है। तो भारत और चीन को जो औसत हुआ है वो कितना हुआ है 225। तो कितने देश हैं 2, तो दोनों का टोटल पदक निकाल लीजिएगा 450, किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। अब उसने कहा ऑस्ट्रेलिया भारत की जगह कौन आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, लिया ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और प्लस चीन ऐसे ही रहता है, तो इनका औसत जो हो जाता है वो औसत कितना हो जाता है 205। तो 205 कितने देश का, 2 का, तो टोटल कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। आगे कहा देखेगा, अब उसने कहता है यदि ऑस्ट्रेलिया चीन की जगह ले लेता है, अब पहले तो भारत की जगह लिया था, अब ऑस्ट्रेलिया किसकी जगह ले ले, चीन की जगह ले लेता है, तो औसत कितना हो जाता है 200 हो जाता है। अब मैं आपसे कहूं ऑस्ट्रेलिया किसकी जगह ले, तो भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया। अब एक बात बताइए, और इनका औसत कितना हो जाता है 200 हो जाता है, तो मैं आपसे कहता हूं 200 गुणा 2, तो कितना पदक होने चाहिए 400 होने चाहिए। अब एक बात बताइए, तो आपसे पूछा भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या निकालिए, तो आप बताइए भारत का मान निकालना है। तो अब इन दोनों को यदि हम घटाएं, इन दोनों को, तो इन दोनों को घटाएंगे देखिएगा, तो घटाएंगे तो सेम चीज कट जाएगी, तो चीन से चीन कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा भारत, और यहां पर क्या जाएगा और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया दोनों घटाया, तो यहाँ बताइए यहाँ कितना आता है 450 यहाँ है, और यहाँ 210, तो यहाँ कितना आएगा 40 आ जाएगा। इसी प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया का आपको दे रखा था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के पदकों की संख्या दे रखी थी, कितनी दे रखी है 400 दे रखी है, कितनी दे रखी है 400, ऊपर कितना है 400। अब दोनों को जोड़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया कट जाएगा, तो कितना आएगा 2 भारत बराबर कितना आएगा 400, 40 आ जाएगा, 2 से भाग कर दीजिएगा, तो भारत के द्वारा जीते गए पदक कितने जाएंगे 220 आ जाएंगे, और यही आपसे पूछा गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से करेंगे। उसने कहा ए बी और सी का औसत कितना है 11 है। तो यदि मैं आपसे कहता हूं ए है, बी है और सी है, तो तीनों को डायरेक्ट योग निकाल ले, ए प्लस बी प्लस सी, औसत कितना है 11, कितनी संख्या होगा 3 का, तो हम कह सकते हैं 11 तिया 33 आ चुका है। इसी प्रकार से सी प्लस डी और प्लस ई का औसत कितना दे रखा है 17, तो 17 तिया कितना होगा 17 गुणा 3, तो 17 तिया कितना होता है 51 होता है। इसी प्रकार से ई और एफ का औसत दे रखा है कितना 22, तो 22 गुणा 2 हो जाता है, तो 22 दूनी कितना हो जाता है 44 हो जाता है। और आगे कहता है ई और सी का औसत दे रखा है 17, तो 17 गुणा 2 बराबर यहाँ क्या हो जाता है 34 हो जाता है। तो सबका औसत दिया था, हमने वजन निकाल, सबका मान निकाल लिया, योग निकाल लिया। पर आपसे पूछा है ए बी सी डी ई एफ का औसत ज्ञात करिए, बड़ा सिंपल सवाल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि मैं आप कहूं इन दोनों को एक साथ ले लूं, तो ये क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, तो सी 2 बार था, सी 1 बार यहां लिख दिया, और दोनों का योग कितना होगा आप कहेंगे 4, और यहाँ 8 आ जाएगा, तो 84 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ई और सी का मान कितना है 34 है, तो ई और सी का मान हम यहाँ 34 रख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ई और सी का मान कितना हो चुका है 34 बराबर
84। इसको इधर ले जाकर घटा देंगे तो a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी का मान कितना आ चुका है, तो घटेगा 50 आ चुका है। a प्लस बी प्लस सी और डी का मान कितना है 50, और जैसे ही इसमें e और f की वैल्यू जोड़ दें प्लस सी प्लस डी, इसमें हमने किसकी वैल्यू जोड़ी है, हमने जोड़ी है e और f की वैल्यू जब जोड़ी तो आप बताइए कितना मान था, 44 मान था। 50 प्लस 44 और जुड़ जाएगा क्योंकि इधर जुड़ा तो इधर भी जुड़ेगा। तो आप बताइए टोटल योग कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे 94 आ चुका है। किसका, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ का मान कितना आ चुका है 94। कितनी संख्या है यहाँ पर 6 है, तो भाग करेंगे ऊपर कितना आएगा 47/3 आ जाएगा। और 47/3 को हम क्या लिख सकते हैं 15 सही 2/3, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये अंकगणितीय प्रगति 38, ये देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है 38, 35, 72 में सभी 3 अंकीय पदों का औसत ज्ञात करिए। तो पहला 38 है, फिर 55 है, फिर 72 है, इसी प्रकार से। पर आपसे पूछा है 3 अंकीय पदों का औसत ज्ञात करिए, तो अंतर बताइए यहाँ पर कितने का है 17 का, यहाँ पे कितने का है 17 का। तो आप कह सकते हैं जो बीच में नंबर्स के गैप कितना है 17 है। तो आप जानते हैं tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसी प्रकार से हम कहें a का मान क्या होता है फर्स्ट टर्म होती है, इसे हम क्या कहते हैं a कहते हैं नहीं कहते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या आएगा 17 और यहाँ क्या आएगा n-1 और कॉमन यहाँ सॉरी कितना आएगा 38 आएगा। 38 प्लस n-1, n कितना था नहीं पता, तो अब बताइए d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 17 है। जैसे हम इसमें दिखेगा 17n माइनस के 17 हो जाएगा, तो tn निकाल लेंगे। देखिए यहाँ कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे, देखिए इसको घटाएंगे तो 17n माइनस प्लस के 21 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो अब यहां देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 17 प्लस 17n प्लस 17 प्लस 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको देखिए 17 कॉमन करेंगे n प्लस 1 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे प्लस में 4। तो हम n की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखें पहला 3 अंकों का नंबर क्या आता है। तो अब बताइए यहाँ देखिए 5 रखेंगे तो 17 पंजे कितना होता है 5 और 1 6। तो जैसे ही हमने यहाँ n का मान कितना रखा 5 रखा, 5 और 1 6, तो n की वैल्यू कितनी ली हमने 5 ली है। तो n की वैल्यू जब 5 ली है तो इसका मान क्या है 5 और 1 6, 17 छक्का 102, 102 प्लस 4, तो आप कह सकते हैं कितनी आई 106। और ये कितने अंकों की संख्या है 3 अंकों की संख्या है। तो पहली संख्या तो हमें पता चल चुकी है 3 अंकों की संख्या क्या आएगी 106, मगर 3 अंकों की लास्ट संख्या निकालनी है। तो आप देखिए tn बराबर क्या था 17, n प्लस 1 और प्लस 4 था। तो यहाँ n का मान 57 रखिएगा, तो 57 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 17, 57 और 1 58 हो जाता है, 58 प्लस 4 हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, जैसे ही हम इसको देखिए 17 और गुणा 58 करते हैं 8 सत्ते 56 होता है, 5 आता है, 5 सत्ते 35, 35 और 5 40 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा 58 हो जाएगा, तो यहाँ 6 और 8 और यहाँ 9 हो जाता है। जैसे ही हम इसका मान रखते हैं तो 986 प्लस 4 हो जाता है, तो ये कितना होगा 990 है। तो लास्ट 3 अंकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी 990। और आप जानते हैं इनमें गैप इक्वल है, पहली संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 106 और लास्ट की संख्या कितनी है 990 है। और जब गैप इक्वल है 17 का, तो जब गैप इक्वल होता है तो हम कहते हैं पहली संख्या और लास्ट की संख्या औसत निकालते हैं, बटे 2 कर देंगे। तो आप बताइए यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, अब बटे 2। जब भाग करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। इसका मतलब इसका एवरेज कितना आएगा 548 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्याज लगातार 5 महीनों तक क्रमशः 10, 20, 25, 25 और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है। एक परिवार पहले 3 महीने में प्रत्येक के लिए प्याज पर एक निश्चित धनराशि खर्च करता है और फिर अगले 2 महीने में वह प्रत्येक प्याज पर
उस राशि का आधा खर्च करता है जो पहले खर्च की जा चुकी है। इन 5 महीने में परिवार के लिए प्याज का औसत खर्च प्रति किलोग्राम कितना था? अब एक बात बताइए, पहले महीने कितने रुपए प्याज थी? 10 रुपए किलोग्राम। दूसरे महीने कितनी थी? 20 रुपए प्रति किलोग्राम। तीसरे महीने कितनी थी? 25 थी। तीसरे महीने 25, चौथे महीने भी 25, और इसी प्रकार से यहां कितनी थी? 50 रुपए प्रति किलोग्राम थी। तो हम पहले मान लेते हैं पहले 3 महीने का खर्च कितना था औसत, तो आप कहेंगे पहले महीने भी 100 रुपए खर्च करता है, कुछ भी मान सकते हैं। दूसरे महीने भी 100 खर्च करता है, और तीसरे महीने भी कितने खर्च करता है? 100। और उसने कहा 3 महीने के बाद वह अपना खर्च आधा कर देता, फिर 50 करता होगा, क्योंकि 100 के अनुसार 50 होगा, और यहां भी कितना होगा? 50। यही तो होगा। तो अब बताइए 100 रुपए में कितने किलो प्याज आएगी 10 के हिसाब से? तो आप कहेंगे 10 किलो आएगी। इसी प्रकार से यहाँ कितने किलो आएगी? तो आप कहेंगे 5 किलो आएगी। और इसी प्रकार से यहाँ क्या आएगी? 4 किलो आएगी। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो आएगी वो कितनी आएगी? 2 किलो आएगी। और यहाँ पर 1 किलो आएगी। तो आप बताओ टोटल मात्रा आ चुकी है, और टोटल रुपए कितने थे? 100, 100, 100, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 400 रुपए थे। टोटल कितने रुपए हैं? 400। और मात्रा कितनी आई है? 10 और 5 15, 15 4 19, 19 और 1 20 होती है, और 20 2 22 होती है। यहाँ पर कितना आएगा? 22। भाग करेंगे देखिएगा, तो आप कहेंगे ऊपर 200 आएगा और नीचे 11 आएगा। तो आप कहेंगे कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 11 का ना 11 होता है, बचा कितना है? 9। अब 11 अट्ठे 88 होता है, इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए? 18 के समथिंग, लगभग में पूछा था, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है देखिएगा 40 विद्यार्थी की कक्षा की औसत लंबाई जो है वो 156.5 सेंटीमीटर है। तो 40 छात्रों की औसत जो लंबाई है, औसत लंबाई जो है वो कितनी दे रखी है? 156.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब उसने कहा 146 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक छात्र कक्षा छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है? इसमें से एक छात्र जाता है, और आपको यह पता है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मतलब उसे बताई गया कितना का गया है वो औसत लंबाई वाला, एक कितने वाला लंबाई वाला? 146 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक छात्र इसमें से छोड़ देता है, और एक नया छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है। इसका मतलब एक गया है और उसके स्थान पर दूसरा कोई आया है। एक गया है, एक स्थान पर दूसरा आता है, तो औसत लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। एक बात बताइए, जाने वाला गया कितने का? 146 का। यदि यह भी कितने का आता? 146 सेंटीमीटर का आता, तो औसत कितना रहता? 156.5 सेंटीमीटर रहता। गया है, आया है, मगर जाने वाला जितनी देखिए ऊंचाई वाला गया है, लंबाई वाला गया है, यदि उतने का ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी कितना लिखा रहता है? 156.5 सेंटीमीटर लिखा रहता। जैसा मान लीजिए इसमें से कितना निकला? 146 सेंटीमीटर वाला निकला, और 146 वाला ही आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता औसत के अलावा। मगर औसत बड़ा है, कितना बड़ा है? 0.5 बढ़ा है, तो 0.5 औसत की वृद्धि है वो सम्मा होगी। जैसे आप कहेंगे 40 गुणा 0.5, तब जैसे करेंगे 5 चौक 20 होता है। तो आप बताइए पॉइंट यहां लग जाएगा। इसका मतलब जो आने वाला है उसने औसत लंबाई को बढ़ाया है, तो वो कितना लंबा होगा? ज्यादा, 20 सेंटीमीटर ज्यादा लंबाई का होगा। किससे? 146 से। तो 146 में कितना जोड़ दीजिएगा? 20 जोड़ दीजिएगा, तो आप कह सकते हैं कितना होगा? 166 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आया है वो कितने सेंटीमीटर का आया है? 166 सेंटीमीटर का आया है, और यही आपका आंसर हो जाता है। ये एवरेज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं।